आरसीआई एजुकेशन हब ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। चैप्टर 2 है जिसका टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों की तुलना करें तो मूल अधिकार जहां कुछ कार्यों पर प्रतिबंध की बात करते हैं तो कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देने वाले नीति निर्देशक तत्व हैं। अर्थात सरकार कुछ कार्य करे उसको प्रेरणा दे, इस प्रकार ये नीति निर्देशक तत्व पहल करते हैं। कहने का मतलब ये था मेरा कि मूल अधिकार जहाँ कुछ कार्यों को रोकने का प्रयास करे, वहीं नीति निर्देशक तत्व कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। अनुच्छेद 36 परिभाषा से संबंधित है और 37 में बताया गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती है। अर्थात राज्य की नीति निर्देशक तत्व पथ प्रदर्शक हैं। आने वाली कोई भी सरकार है वो इनको तय करेगी और इनको लागू करेगी, ऐसा नैतिक शक्ति के बल पे देखा गया है। अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को न्यायपालिका के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। अगर कोई भी सरकार इनको लागू नहीं करती है तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी कि इनको न्यायिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। फिर भी नीति निर्देशक तत्व अपने आप में सरकारों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और इनका वर्गीकरण अपन देखें तो पहला है आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों के वर्गीकरण की बात करें तो पहला है आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। दूसरा वर्गीकरण है सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी। सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी। और नीति निर्देशक तत्वों के क्लासिफिकेशन की वर्गीकरण की बात करें तो इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। पहला है आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा से संबंधित। और तीसरा वर्गीकरण है पंचायती राज, प्राचीन स्मारक और न्याय संबंधी। तीसरा है पंचायती राज, प्राचीन स्मारक व न्याय से संबंधित। और चौथा वर्गीकरण है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित। चौथा वर्गीकरण है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित। इस प्रकार वर्गीकरण की बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। तीसरा है पंचायती राज, प्राचीन स्मारक व न्याय से संबंधित। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित। इनका क्लासिफिकेशन इस प्रकार से किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य अपनी नीति इस प्रकार निर्धारित करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका प्राप्ति के साधन प्राप्त हों। अर्थात प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपनी आजीविका या आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त होने का अधिकार है। इसी प्रकार दूसरे नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो समान कार्य के लिए समान वेतन और समुदाय के
भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार से किया जाए कि वो किसी एक स्थान पर केंद्रित नहीं हो जाएं। ये भी एक वर्गीकरण है जो किससे संबंधित है, आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। इस फिर से देखिए एक बार कि समान कार्य के लिए समान वेतन और स्त्री और पुरुष दोनों को आजीविका प्राप्ति के पर्याप्त साधन प्राप्त होने चाहिए। इसी प्रकार श्रमिकों, पुरुषों आदि को अपने काम, स्वास्थ्य तथा शक्ति का दुरुपयोग नहीं और स्त्रियों को प्रसूतावस्था में काम नहीं करना पड़े। अनुच्छेद 41 में बताया गया है कि राज्य अपने विकास और आर्थिक सामर्थ्य की सीमाओं के अंतर्गत इस बात का प्रयास करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके, शिक्षा प्राप्त कर सके और अंगहीन होने की दशा में सहायता प्राप्त कर सके। और अनुच्छेद 42 में बताया गया है कि राज्य काम के लिए यथोचित और मानवोचित दशाओं का प्रबंध करेगा और जिससे स्त्रियों को भी प्रसूतावस्था में काम नहीं करना पड़े। इसी प्रकार कुटीर उद्योगों का प्रबंध करेगा। ये बात भी अनुच्छेद 43 में बताई गई है। और आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों के तहत आर्थिक दृष्टि से लोगों को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। दूसरा वर्गीकरण है सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा से संबंधित, अर्थात अनुच्छेद 44 में बताया गया है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता का निर्माण करेगा। अर्थात अनुच्छेद 46 में संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का व्यवस्था करेगा। और अनुच्छेद 46 में बताया गया है कि पिछड़े वर्ग, विशेषकर ST का मतलब होता है SC का मतलब शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, और ST का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइबल यानी कि अनुसूचित जनजाति। यानी कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विशेषकर इनके लिए इनकी आर्थिक हितों की उन्नति के लिए और शिक्षा के लिए विशेष प्रयास करेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 47 में बताया गया है कि राज्य लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयासरत रहेगा और जो भी नशीली वस्तुएं हैं या मादक द्रव्य पदार्थ हैं उन पर रोक लगाने का प्रयास करेगा या उन पर प्रतिबंध लगाएगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसी प्रकार तीसरा वर्गीकरण है पंचायती राज। अनुच्छेद 40 में बताया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और ग्राम पंचायतें गाँव का विकास करेंगी। इसी प्रकार अनुच्छेद प्राचीन स्मारक, अनुच्छेद 40 के बाद बात करें इसके वर्गीकरण की तो प्राचीन स्मारकों की बात भी बताई गई है। 49 में बताया गया है कि ऐतिहासिक जो स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं, उनकी देखभाल करेगा और उनको कुरूप होने से बचाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 में बताया गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाएगा, यानी कि सरकार के अंग न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाएगा। चौथा वर्गीकरण है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित, यानी कि अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित बातों को बताया गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। राज्य संसार के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य महत्वपूर्ण संबंधों की स्थापना करेगा। इस प्रकार ये वर्गीकरण है। और अब हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों के महत्व की। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व, ये शासन के लिए आचार संहिता हैं, अर्थात लोक कल्याण ये शासन के लिए आचार संहिता हैं और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं और शासन के मूल्यांकन के आधार हैं। साथ में संविधान के क्रियान्वयन में भी सहायता करते हैं और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में भी सहायक हैं। नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, जैसे भूमि सुधार। जैसे सरकारों ने भूमि सुधार का जो फैसला लिया वो एक नीति निर्देशक तत्वों की कैटेगरी में ही आता है, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के रूप में भूमि सुधार किए गए। पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन को मजबूती दी गई, यानी कि भारत में पंचायत राज का श्री गणेश किया गया। और राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज का श्री गणेश किया गया। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया। कमज़ोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रयास किए गए। सभी को सामाजिक सुरक्षा दी गई। बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। न्यायिक व्यवस्था में सुधार किए गए
अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया, संपत्ति के अधिकार से संबंधित व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया और समान कार्य के लिए समान वेतन दिए गए। तो ये सब इस प्रकार का कार्य हैं जो नीति निर्देशित तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए किए गए हैं। अब अपन बात करते हैं मूल अधिकार और नीति निर्देशित तत्वों में अंतर की। मूल अधिकार और नीति निर्देशित तत्वों में अंतर की। मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। इधर मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकारों की बात करें तो संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो संविधान के भाग 4 में, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। मूल अधिकार नागरिकों से संबंधित हैं। किनसे संबंधित हैं? नागरिकों से। नागरिकों से संबंधित हैं, अर्थात ये नागरिकों को दिए जाते हैं, संबंधित हैं। नीति निर्देशक तत्व राज्य से संबंधित हैं, अर्थात ये राज्य को दिए जाते हैं, राज्य से संबंधित हैं। संबंधित हैं। नेक्स्ट तीसरा है मूल अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा प्राप्त होती है। मूल अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा प्राप्त होती है। न्यायिक सुरक्षा प्राप्त होती है, अर्थात किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन हो जाता है तो हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से न्यायालय में पहुंचकर और उपचार करवा सकते हैं। इसलिए हम मूल अधिकारों के बारे में कह सकते हैं कि इनको न्यायिक सुरक्षा प्राप्त है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। न्यायिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक माने जाते हैं। मूल अधिकार वाद योग्य हैं, अर्थात इनमें न्यायपालिका के द्वारा इनका उपचार कराया जा सकता है, लेकिन ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात न्यायपालिका के द्वारा इनका उपचार नहीं करवाया जा सकता है। तो इस प्रकार ये मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर थे। जहाँ मूल अधिकार किन्हीं कार्यों पर प्रतिबंध की बात करते हैं तो वहीं नीति निर्देशक तत्व उन कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। अर्थात कोई भी राज्यों की सरकारें होती हैं तो वो नैतिक शक्ति ही इनको आगे लाती है, अर्थात नैतिक शक्ति के बल पर ही इनको लागू किया जाता है और इनका मूल उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए कोई भी सरकार इनकी अवहेलना नहीं कर सकती है, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी जनमत की शक्ति होती है और कोई भी सरकार जनमत की उपेक्षा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संबंध। मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में संबंध। मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में संबंध। नीति निर्देशक तत्वों में संबंध। मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में संबंध। देखिए, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संबंध की बात करें
तो जब कोई भी सरकार जब मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाती है और नीति निर्देशित तत्वों को लागू करती है तो न्यायपालिका उसको रोकने का प्रयास करती है, क्योंकि जहां मूल अधिकार शासनिक कार्यों में प्रतिबंध की बात करते हैं तो वहीं ये कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। तो बात यह आती है कि मूल अधिकारी नीति निर्देशित तत्वों को सार्वजनिक हित के लिए प्रभावी बनाने के लिए मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। ये बात कहना है सरकार का। सरकार ये बात कहती है कि नीति निर्देशित तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका ने उल्टा जवाब दिया। इसके विपरीत कहा कि नीति निर्देशित तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में फेरबदल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मूल अधिकार अनिवार्य रूप से संविधान के द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं और इनमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। तो कई बार मूल अधिकार और नीति निर्देशित तत्वों के संबंधों को लेकर टकराव हुआ है सरकार और न्यायपालिका में। सरकार ने कहा कि नीति निर्देशित तत्वों के क्रियान्वयन के लिए मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, जबकि न्यायपालिका ने कहा कि मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता है। तो ये बिंदु कई बार विवाद के कारण भी बने हैं। अब है मूल कर्तव्य। नेक्स्ट टॉपिक है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। देखिए, जब भारत का मूल संविधान बना था उस समय मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। जब भारत का मूल संविधान बना था तो उसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मूल कर्तव्यों को संविधान में बाद में जोड़ा गया, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने कर्तव्य हैं? मूल कर्तव्य हैं 11 मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और 10 मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। और वर्तमान में अब 11 मूल कर्तव्य हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व पर आधारित भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो। छठा है हमारी संबंधित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का प्रयोग किया जाए। और 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने। और 10वां व्यक्तिगत और सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने का। और 11वां मूल कर्तव्य जो बाद में जोड़ा गया था, जो अभिभावकों का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाए। ये ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है अभिभावकों का। तो इस प्रकार ये 11 मूल कर्तव्य थे। दूसरा जो चैप्टर हमारा, उसमें मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य थे, जो कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ पाठ पढ़ने के बाद में कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि संविधान के भाग 3 में किन का वर्णन किया गया है, तो इसका उत्तर है संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार संविधान के भाग 4 में किसका वर्णन किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का। इसी प्रकार संविधान के भाग 4 क में किसका वर्णन किया गया है? मूल कर्तव्यों का। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसी प्रकार भारत के संविधान में 10 मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं इसको कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का पक्ष लेता है, तो इसमें अपन कहेंगे अनुच्छेद 14। मैं कहूँगा आपसे कि अस्पृश्यता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 17। इसी प्रकार मैं आपसे बोलूं कि उपाधियों का अंत किया गया है, इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? भारत के संविधान में उपाधियों का अंत किया गया है, इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 18 से। इसी प्रकार प्रश्न आए कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में 2 अंतर बताओ, तो आप क्या बताओगे? ध्यान है, सुनिए दोबारा से कि भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन। मूल अधिकार नागरिकों से संबंधित हैं, नीति निर्देशक तत्व राज्य से संबंधित हैं। मूल अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा प्राप्त है, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। धन्यवाद।